हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। देखिए दोस्तों, हमारा जो चैनल है उसमें जो हमारा परिवार है वो 1000 लोगों का परिवार बन गया है और इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हमारा जो परिवार है वो जल्दी से जल्दी और ग्रो करे, बढ़े। ठीक है, ताकि हम लोग को भी खुशी मिले और आप लोगों के बीच में इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो और हम लोग लाते रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि अभी जो कर रहे हैं इससे और बेहतर करने का। ठीक है दोस्तों, और हमारा कुछ प्लानिंग भी है आप लोगों के लिए जो कि आगे चलकर हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि इसको जल्द ही आप लोग के बीच में लाया जाए, तो थोड़ा सा चैनल और ग्रो हो जाए। उसके बाद हम लोग कुछ नई नई चीज़ों को इस चैनल में लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें हमारे जो मूल संविधान, जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था तो उसमें क्या था दोस्तों कि 8 अनुसूची थी। अगर हम लोग कुल बात करें तो देखिए हमारा जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, इसे इसलिए बॉक्स में लिख लिए हैं हम ताकि आप लोग को बता सके। और अगर अभी हम लोग वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों तो 12 अनुसूची, 25 भाग और 444 अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद जो है वो किस तरह से बढ़े हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो A, B, C, D करके अनुच्छेदों को बढ़ाया गया है। जैसे कि अनुच्छेद की संख्या 395 ही है, लेकिन उसमें क्या किया गया है, बाद में क, ख इस तरह से कर A, B, C, D कर बहुत सारे अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो 8 अनुसूची जो मूल संविधान में था उसके बाद 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है, तो वो किस तरह से जुड़े, उनका जुड़ने का कारण क्या था। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले चलिए सभी अनुसूचियों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहली अनुसूची है हमारा उसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। और अगर हम लोग एग्जाम में बात करें दोस्तों कि इससे सवाल कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट ही अनुसूची का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इस अनुसूची के अंतर्गत किन चीज़ों के बारे में व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए, दोनों ही तरह से अनुसूची का नंबर भी याद कर लीजिए और किन बातों का व्याख्या किया गया है इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। वही दूसरी अनुसूची में जो है भारतीय संघ के पदाधिकारियों के मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन की बात की गई है। तो आप लोग कीवर्ड को पकड़ेंगे, यहाँ पे राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरा अनुसूची में जो है वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात की गई है। तो बस इसे सिंपली याद कर लीजिए कि हाँ, पहला में राज्य क्षेत्र है और संघ क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, दूसरे में वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। वहीं अगर तीसरी अनुसूची की बात करें दोस्तों हम लोग, तो इसमें क्या है, भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप के बारे में चर्चा किया गया। जैसे कि आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिसमें पद की गोपनीयता को रखने के लिए शपथ दिलाया जाता है, तो उसका जो वर्णन है दोस्तों वो हमारे अनुसूची 3 में की गई है। ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले हमारे देश के बारे में बात की गई है। दूसरा अनुसूची जो है वो पैसे से रिलेटेड है, पेंशन, भत्ते वगैरह से, वेतन से। और जो तीसरी अनुसूची वो शपथ और प्रतिज्ञान से रिलेटेड है। चौथी अनुसूची है जो दोस्तों वो हमारी राज्य संघ क्षेत्र दिल्ली पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण के बारे में ये चर्चा करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है देखिए इसमें राज्यसभा के में जो प्रतिनिधि हैं उनके बारे में बात करता है। तो इसमें राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्यसभा क्षेत्र होते हैं उनके होंगे। और आप लोगों को पता है कि दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे जो है वो विधानसभा है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी राज्यसभा के सदस्य चुन के जाएंगे। और अगर वर्तमान में भी हम लोग बात करें दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश में बट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर वाला जो केंद्र शासित एरिया है दोस्तों उसमें भी विधानसभा को रखने का प्रस्ताव रखा गया, उसमें भी विधानसभा है। तो आगे चलकर अगर चुनाव राज्यसभा के लिए जो प्रतिनिधि आएंगे तो वो जम्मू कश्मीर से भी आएंगे चुनकर। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे JNK भी हो जाएगा, मतलब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी भी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 4 अनुसूची हम लोग देख लिए। 5वां अनुसूची को एक बार देख लेते हैं। 5वां अनुसूची जो है दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व
नियंत्रण के बारे में बात करता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से रिलेटेड है। कौन सा अनुसूची है हमारा दोस्तों? तो वो 5वां अनुसूची। देखिए जो हमारा 5वां अनुसूची है दोस्तों और छठा अनुसूची, एक बार छठा अनुसूची को पढ़ लेते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। छठी अनुसूची को उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए छठी अनुसूची में असम राज्य, मेघालय राज्य, त्रिपुरा राज्य और मिजोरम राज्य। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट का एरिया इस तरह से आप लोग देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 4 राज्य आ जाएंगे। यहाँ पे असम, उसके नीचे मेघालय राज्य, ठीक है, और इधर हो जाएगा ये त्रिपुरा और ये मिजोरम राज्य। ये 4 राज्य जो हैं, इन 4 राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है। कौन सा अनुसूची? तो छठी अनुसूची। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पेशली 4 राज्यों का नाम मेंशन है, तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये देखिए 5वां और छठा को आप लोग अगर एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के प्रशासन का नियंत्रण है। इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे उनमें जो अनुसूचित जनजातियां होंगी उनके साथ किस तरह से उनके प्रशासन को किस तरह से नियंत्रण किया जाएगा उसके बारे में बात किया गया। लेकिन छठी अनुसूची में 4 राज्यों का नाम बता दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे जो जनजातीय लोग रहते हैं उनके साथ किस तरह से, उनके जो क्षेत्र हैं उनमें किस तरह से प्रशासन की व्यवस्था होगी उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हम 7वीं अनुसूची को देखते हैं। देखिए दोस्तों 7वीं अनुसूची जो है वो VVI है। वैसे जो यहाँ पे जो 12 अनुसूची हैं, ये 12 के 12 अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 7वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन के बारे में इसमें बात किया गया है। ठीक है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर शक्तियों का किस तरह से विभाजन किया जाएगा उसके बारे में बात ये 7वीं अनुसूची करता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियों के बारे में बात की गई और वो 3 सूची कौन कौन से हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और इसमें कुछ विषयों को भी शामिल किया गया है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि संघ सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, वहीं राज्य सूची में ये कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य स्तर की दोनों सरकारें मिलकर कानून को बनाती हैं। तो अब इसमें कानून किन किन विषयों पर बनाया जाएगा तो उससे रिलेटेड कुछ विषयों को इनमें बतला दिया गया है। ठीक है, देखिए संघ सूची के पास कुल 100 विषय हैं जिसमें संघ सूची पे जो केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है। राज्य सूची पे कुल 61 विषयों को डाला गया है दोस्तों जिस पे राज्य सरकार कानून बना सकती है। वहीं अगर समवर्ती सूची की बात करें हम लोग तो समवर्ती सूची में 52 विषयों को रखा गया है जिस पे कानून दोनों मिलकर बना सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वैसे विषय हैं जिन पे ये जो कानून है वो समवर्ती सूची के तहत बनाए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग 8वीं अनुसूची को देखते हैं और 8वीं अनुसूची भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों वो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को शामिल करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कुल 22 भाषाएं जो हैं भारत में, उन 22 भाषाओं को इसमें 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया है। वैसे अगर बात किया जाए भारत के बारे में तो भारत देखिए विविधता वाला देश है। ठीक है, इसमें भारत के अंतर्गत लाखों ऐसी भाषाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। ठीक है, लेकिन उन सभी भाषाओं को तो इसमें शामिल नहीं किया गया, लेकिन टोटल 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। और जो नए नए भाषा जो शामिल किए गए हैं अधिकतर उनसे ही रिलेटेड सवाल इसमें बनता है। तो नोट करके हम यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं कि आप लोग थोड़ा दिमाग में एक बार देख लेंगे तो याद रह जाएगा कि कौन कौन सी भाषा को कब कब शामिल किया गया था और किन संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। अगर हम लोग देखें दोस्तों, जो लाइव सेशन हमारा देखते होंगे उनको पता होगा कि इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो शाम के टाइम पे जब 9 बजे का लाइव सेशन हमारा चलता है तो उसमें इस तरह के सवालों को डाला जाता है जो पिछले ईयर में पूछे गए सवाल होते हैं। तो उनमें ये जो सवाल था दोस्तों सिंधी भाषा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड सवाल भी दिया गया था। देखिए 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रख लेंगे कब? 1967 में।
देखिए उसके बाद है 1992 मतलब 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषा को शामिल किया गया, तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। देखिए दोस्तों कोंकणी भाषा जो है हम लोग का दक्षिण भारत में यहाँ पे गोवा राज्य और महाराष्ट्र राज्य के कुछ एरिया में कोंकणी भाषा जो है वो बोला जाता है, तो इसे आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। कोंकण तट भी कहते हैं हम लोग इस तरह के जो हमारे पश्चिमी तट हैं उसको, ठीक है। तो आप लोगों को याद रह जाएगा कोंकणी भाषा, नेपाली भाषा और मणिपुरी भाषा को कब शामिल किया गया, तो 1992 के 71वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और ये तो भी आई है, इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि जो जेपीएससी या फिर बीपीएससी के स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं उनको इस तरह का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। देखिए 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो भाषा को शामिल किया गया है। देखिए संथाली भाषा मेनली जो है दोस्तों वो संथाल जनजातियों के द्वारा बोला जाता है, और जैसा कि झारखंड के क्लास अगर आप लोग देखते होंगे मेरा, तो आप लोगों को बताया गया होगा कि संथाल जनजाति जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, तो संथालों के द्वारा संथाली भाषा बोली जाती है। और डोंगरी जो भाषा है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, ठीक है। और मैथिली भाषा तो बिहार में मिथिला जो है, ठीक है, वहाँ पे बोला जाता है। और बोडो भाषा बेसिकली असम या फिर जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के उधर बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे, ये 4 भाषाओं को शामिल किया गया, और ये कब शामिल किया गया है, तो 2003 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि इसके बाद और कोई भाषा को शामिल अभी नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ तक सवाल बनता है। चलिए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो 8 जो अनुसूची आप लोग देख लिए, ये तो हमारा मूल संविधान में ही शामिल था। अब इसके बाद जो है वो 4 अनुसूचियों को शामिल किया गया है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। और ये 9वीं जो 4 अनुसूचियाँ हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन्हें तो आप लोगों को याद ही रखना है कि इनके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया। साथ ही साथ आपको इसमें यह भी याद रखना है कि ये जो अनुसूचियां हैं ये कब कब शामिल की गई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो अनुसूचियां हैं आपको पता होगा कि मूल संविधान में अगर कुछ परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन के ही जरिए किया जाता है। तो ये जितनी भी अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं इन्हें भी क्या किया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के ही तहत इन्हें जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 9वीं अनुसूची हमारा संविधान में सबसे पहला संशोधन किया गया था, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को तो बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हो गया था। तो देखिए जब संविधान लागू हुआ उसके जस्ट 1 साल के बाद 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 368 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसे कहाँ से लिया गया था, तो साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिणी अफ्रीका से। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो यहाँ पे मैंने बताना जरूरी समझा, ठीक है। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची में संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें क्या व्यवस्था किया गया था, तो भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था था, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग याद रखेंगे, भी आई है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए इसमें तो सीधा सीधा आगे सवाल बनता है, लेकिन इसमें अनुच्छेद के साथ साथ कब जोड़ा गया, कितने संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, किस विषय को जोड़ा गया, ये पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, तो भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था को जोड़ा गया। अब उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग 10वीं अनुसूची को एक बार देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। और इसमें क्या जोड़ा गया दोस्तों, तो दल बदल से संबंधित कानून। दल बदल, देखें दल बदल से मतलब आप लोग ये समझते होंगे कि जो चुनाव हमारे देश में जो होता है, हमारा देश जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है भारत, तो यहाँ पे जो चुनाव होता है तो जितनी भी चुनाव पार्टियाँ जो खड़ी होती हैं चुनाव के दौरान, तो उनका क्या होता है, अपना एक चुनाव प्रतीक होता है, ठीक है, और उनका कुछ चुनाव चिन्ह वगैरह होता है। तो ये पार्टियां क्या करते थे, लोग क्या करते थे, चुनाव किसी और पार्टी से जीत जाते थे और बाद में किसी और पार्टी में आकर शामिल हो जाते थे। तो इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए और पारदर्शिता को लाने के लिए क्या किया गया, दल बदल से संबंधित जो कानून है उसे यहाँ पे जोड़ दिया गया, किसमें, 10वीं अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। 9 और 10 को आप लोग एक साथ याद रखिए। सबसे पहले भूमि में सुधार, ठीक है,
सबसे पहला काम क्या होता है, भूमि में सुधार। उसके बाद क्या हुआ, दल बदल से संबंधित, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों 11वीं अनुसूची में, देखिए, और ये भी आई हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची। देखिए अनुसूचियाँ सारी इम्पॉर्टेंट हैं वैसे तो, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जिस पर जोर दिया जा रहा है मतलब वो सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 11वीं अनुसूची देखिए क्या था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 से 1993 के बीच इसे जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें क्या था, तो पंचायती राज व्यवस्था, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी सिफारिश किन्होंने किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है, आप लोग को याद होगा। पंचायती राज व्यवस्था को इसमें जोड़ा गया। देखिए पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, जो ये हमारा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में इसे क्या किया गया, उठाकर 11वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और इसमें कितने कार्य क्षेत्र को बतलाया गया, देखिए ये सीधा क्वेश्चन पिछले बार RPF के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था जो जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में, इसमें कितने कार्य क्षेत्र दिए गए थे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें कितने कार्य क्षेत्र थे, तो 29 कार्य क्षेत्र को दिया गया था। मैं यहाँ पे नंबर क्यों लिख रही हूँ, मैं इसे आपको एक बार से रिलेट करके बताने वाली हूँ, ठीक है। अगला है दोस्तों 12वीं अनुसूची, और इसमें क्या हुआ, 74वें संविधान, जस्ट इसके साथ ही हुआ था ये भी संशोधन। 74वें संविधान संशोधन 1992 से 1993, जब ये चल रहा था उसी वक्त ये भी साथ ही साथ, ठीक है। नगर पालिका इसमें जोड़ा गया। देखिए नगर पालिका आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नगर पालिका को इसमें जोड़ा गया, और इसमें कितने कार्य क्षेत्र बतलाए गए थे, तो 18। इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर को लिख दिया है, क्योंकि कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है कि पंचायती राज्य में कितने कार्य क्षेत्र थे या फिर नगर पालिका में कितने राज्य क्षेत्र थे। तो आपको याद रख लेना है कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें सबसे पहले पंचायत को जोड़ा गया, और पंचायत का जो विषय है वो ज़्यादा दिया गया है 29, और नगर पालिका को बाद में जोड़ा गया 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें जो कार्य क्षेत्र दिए गए वो कितने दिए गए थे दोस्तों, वो 18 कार्य क्षेत्र दिए गए थे। तो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग इसे एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली अनुसूची जो है दोस्तों वो राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में बात करती है, ठीक है। दूसरी अनुसूची जो है वो भारतीय संघ के पदाधिकारियों के मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बात करती है, ठीक है। तीसरी अनुसूची जो है वो भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ प्रतिज्ञान के बारे में बात करती है, ठीक है। चौथी अनुसूची जो है दोस्तों वो सिंपल सा याद रख लीजिएगा कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बारे में ये बात करती है, ठीक है। और ये राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर जहाँ पे विधानसभा है, ठीक है, वहाँ के राज्यों के बारे में ये बात करती है। पांचवी अनुसूची जो है दोस्तों वो अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करती है, ठीक है। आप लोगों को दोनों पांचवी और छठी में दोनों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड ही मिलेगा, और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से ही रिलेटेड टॉपिक मिलेगा। लेकिन पहला में क्या है कि टोटल जितने भी कुल अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में बात करता है। लेकिन जो छठी अनुसूची है स्पेशली 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करती है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो 6 अनुसूची है वो याद हो गए होंगे आपको। 7वीं अनुसूची जो है वो 3 सूचियों के बारे में बात करती है और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में बात करती है। और ये 3 सूची कौन कौन सी हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर इसमें जो विषय दिए गए हैं उसे अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा बात होगा कि संघ सूची के पास ज़्यादा विषय दिया गया है 100, राज्य सूची के पास 61 और समवर्ती सूची पे 52, ठीक है दोस्तों। और 8वीं अनुसूची पे है भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषा। देखिए इसमें तो सीधा सा पॉइंट आप लोगों को यही याद रखना है कि 8वीं अनुसूची के तहत कितने भाषाओं को शामिल किया गया है दोस्तों, तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक। और हम लोग आगे नोट करके ये बता दिया गया था कि कौन कौन सा भाषा को कब शामिल किया गया, तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 9वीं अनुसूची के तहत सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया और इसमें भूमि सुधार से संबंधित था, ठीक है। 10वीं अनुसूची जो है दोस्तों वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल से संबंधित है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 से 93 के बीच में और पंचायती राज व्यवस्था को इसमें जोड़ दिया गया और इसमें कुल विषय जो है वो 29 रखे गए। जबकि 12वीं अनुसूची जो है दोस्तों वो 74वें संविधान संशोधन 1992 से 1993 नगर पालिका को इसमें जोड़ा गया और कुल 18 कार्य क्षेत्र इसमें दिए गए।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये छोटा सा टॉपिक लेकिन इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों को याद हो गया होगा। जो भी आपका डाउट रहता है उसको दूर करने का हम प्रयास किए हैं, ठीक है। और मेरा प्रयास जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, हमारा परिवार और बढ़ेगा नहीं। तो इसे परिवार को बढ़ाने में हमारा मदद करिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।